ये सबसे लाइक रॉ का ये सबसे इनकॉम्पिटेंट चीफ है भाई। इसके एजेंट्स भाई देशद्रोही निकलते हैं। इसका मतलब जितना भी एक्शन जो भी इसने लिया है वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड है एंड ही स्टिल रॉ चीफ फॉर सम रीज़न ब्रो। ये कैसी सरकारी नौकरी है भाई जिसमें से इतना गंदा परफॉर्म करने के बाद भी नहीं निकाला जा रहा है इसको। मेरे को थिएटर पसंद नहीं था पहली चीज तो, लेकिन मजा आया मूवी। तभी भाई इस लौंडे को अल्फा अच्छी लग रही है, उसको थिएटर पसंद नहीं है। इट मैचेस द रिव्यू। भाई मूवी कैसी थी? बहुत वाहियात थी। मूवी कैसी? ओ भाई क्रेजी बेस्ड इंडियन। अच्छा लगा कि फीमेल डोमिनेटेड थी। ओके, ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन था तो ट्रम्प हो गया, इतना बट ट्रोल कर रहे थे, मतलब उसके मुकाबले बढ़िया था। कितने मिनट के लिए था ऋतिक रोशन जो ट्रम्प ही कर दिया लीड एक्ट्रेस को। पर्सनली एक वर्ड में अगर बोलूं तरह से सो वायरस स्पाई यूनिवर्स के धुरंधर को टक्कर दे पाएगी या नहीं? ये क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगा। क्यों भाई, धुरंधर पेमेंट कट जाएगी क्या? पेमेंट कट जाएगी क्या है भाई? जो तुम अभी लिफ्ट से ऊपर जाके एस्केलेटर से नीचे आए हो रट के, पेमेंट कट जाएगी क्या अगर तुमने कुछ सही जवाब दे दिया तो? यूनिवर्स के लिए सो स्पाई यूनिवर्स में जितनी भी मूवीज बनी है, सबसे फेवरेट मूवी आपकी कौन सी है? आई वुड स्टिल से वॉर। एंड बेस्ट दिस मैन सेड वॉर इज हिज फेवरेट मूवी। इसमें से कितना रेट करोगे आप? 10 में से आई वुड गिव इट 8.5। ठीक है भाई, इट वाज अ प्रोपेगेंडा वीडियो। आई जस्ट वॉच्ड अ प्रोपेगेंडा वीडियो अगेन। द फक। Come in, Tango Charlie. Come in, Special Agent गणबरे. Come in, sir, please, sir. धूम चूतड़ इंटेलिजेंस एजेंसी के स्पेशल एजेंट गणबरे, प्लीज ऐसा मत। क्यों भाग गई मेरे को छोड़ के? आउट दिना दिन था। नहीं सर, सब छोड़ के भाग गए। घर जाना है। धुरंधर देखने के बाद हिंदुस्तानियों को अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी पे गर्व हुआ था। अब अल्फा देखने के बाद पाकिस्तानियों को अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी पे गर्व होगा। धुरंधर में हिंदुस्तानी एजेंट ने पाकिस्तानियों को चूतिया बनाया था और अल्फा में एक पाकिस्तानी एजेंट ने हमारे को चूतिया बना दिया। अब तो ऑफिशियली वो वक्त आ गया है जब वायरएफ फिल्म्स को अपना हेडक्वार्टर बंबई से शिफ्ट करके कराची पाकिस्तान में इस्टेब्लिश कर लेना चाहिए और वायरएफ स्पाई यूनिवर्स का नाम चेंज करके वायरएफ पाईजान यूनिवर्स कर देना चाहिए। जिस हिसाब से अल्फा की कहानी है ना, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग विद यू, ये फिल्म 3 जुलाई को हिंदुस्तान में नहीं बल्कि 14 अगस्त 2026 को पाकिस्तान में रिलीज होनी चाहिए थी। वायरएफ के स्पाई यूनिवर्स की पिछली कुछ फिल्मों ने वायरएफ की कब्र तो खोद ही दी थी और अब अल्फा ने वायरएफ को लाश बना के उस कब्र में दफना दिया। वो कहावत है ना कि घर का भेदी लंका ढाए, तो ये है वो विभीषण, ये बब्बन छोले भटूरे वाला जिसने ये फिल्म लिखी है। ये चोपड़ा खानदान की दिमागी कुचोट धूम में बाइकों में पंचर लगाता, एयर फिल्टर चेंज करता और इंजन ऑयल बदलता ही अच्छा था। पता नहीं वायरएफ में किसने ये सोचा होगा कि ये बहुत ही बढ़िया आइडिया रहेगा कि इस मुश्ताक मैकेनिक से जैक और पाना लेके इसको कलम थमा दी जाए। लो कर दिया इस वियतनामी मछुआरे ने इंजन सीज, भर दिया कम बखत मारे ने पेट्रोल गाड़ी में डीजल। एक नितिन गडकरी और दूसरा उदय चोपड़ा, ये दोनों हिंदुस्तानियों को चैन से मरने भी नहीं देंगे। एक की वजह से गाड़ी में बैठो तो मूड खराब, दूसरे के वजह से थिएटर में बैठो तो उल्टियां। बाय गॉड कुल मिला के 1.5 रुपए की कहानी नहीं है इस पिक्चर के अंदर। अबे देखिए अभी अल्फा रिलीज हुई है और इंडियन ऑडियंस का उसको देखने के बाद सिर्फ एक ही रिएक्शन आ रहा है, बंद करो भाई, बंद करो। खुले में हगना बंद करो। होगी क्यों ना, क्योंकि इस बार जो इन्होंने कहानी दिखाई है अल्फा के अंदर, वो उसको देखकर तो पाकिस्तानी भी ये कह रहे हैं कि भाई तुम इंडिया की साइड हो या पाकिस्तान की साइड हो। चिटकी 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 चिटकी। और भाई साहब ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बॉलीवुड का पाकिस्तान के लिए एक तरीके का ट्रिब्यूट है जिसमें भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को वापस से विलेन की तरह दिखाया गया है और भारत की आर्मी का एक तरीके से मजाक उड़ाया गया है। एक राक्षस था, ओके घमंड उसका शस्त्र था, वो धोखे से राज करता था और झूठ से जीतता था। और जब ऑडियंस इन लोगों को कॉल आउट कर रही है, लिया को ऐसा रोल नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो एक्शन मूवी में जमती नहीं है। स्टोरी में कुछ दम नहीं, एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे थी
इतना बेस्ड एक्सपेक्ट किए अंकल। थे ट्रेलर देख के। तो उल्टा वाईआरएफ का पेड पीआर जो है ऑडियंस को ही बता रहा है कि तुम भूतिए हो। अननेसेसरी ये कहा जा रहा है कि तुम तो हेट फैला रहे हो। पर ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई साहब धुरंधर के बाद भी इनका ऐसा कचरा परोसने की हिम्मत कैसे पड़ गई? क्या अल्फा सिर्फ एक बुरी फिल्म है या फिर इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा चल रहा है? क्यों वाईआरएफ हर दूसरे साल एक ऐसी फिल्म लेकर आ जाता है? क्या सिर्फ एक मिस्टेक है, कोइंसिडेंस है, या फिर पिछले 20 साल से बॉलीवुड के जो लोग हैं वो भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा रच रहे हैं जिसे हम पहचान नहीं पा रहे? आइए इस वीडियो में पूरी बात समझते हैं। देखिए, वैसे तो मैं जनरली मूवीज के स्पॉयलर्स नहीं देता हूं, पर ये ऐसी मूवी है जिसका आप टीजर देख के ही पूरी कहानी समझ जाओगे। अल्फा की कहानी सुनकर पहले आपको हंसी आएगी, फिर गुस्सा आएगा, फिर शर्म आएगी। फिल्म शुरू होती है अनिल कपूर साहब से, जिनका रोल है रॉ के चीफ का। जी हाँ, वही रॉ जिसकी हर हरकत टॉप सीक्रेट होती है और जिसके चीफ का चेहरा असली दुनिया में कोई नहीं पहचानता। लेकिन अल्फा के अंदर इनके लाइफस्टाइल को देखिए, बड़े बड़े फार्म हाउस, लग्जरी कार्स, हाई सोसाइटी के पार्टीज में जाना, मतलब ब्रो, ये सबसे रॉ का ये सबसे इनकॉम्पिटेंट चीफ है भाई। इसके एजेंट्स भाई देशद्रोही निकलते हैं। इसका मतलब जितना भी एक्शन जो भी इसने लिया है वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड है एंड ही इज स्टिल रॉ चीफ फॉर सम रीजन। ब्रो, ये कैसी सरकारी नौकरी है भाई जिसमें से इतना गंदा परफॉर्म करने के बाद भी नहीं निकाला जा रहा है इसको? जैसे रॉ का चीफ ना हो, अंबानी का बेटा हो। इसके बाद आते हैं बॉबी देओल पर, जो रिटायर्ड इंडियन आर्मी कर्नल दीप बख्शी का रोल निभा रहे हैं। इनकी कहानी भाई ये है कि ये अल्फा नाम का एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें इंसानों को एक स्पेशल दवा देकर हल्क जैसा बना दिया जाता है। अब जब इंडियन आर्मी को इसके बारे में पता चलता है तो ये प्रोग्राम बंद कर दिया जाता है। पर बॉबी देओल रुकते कहाँ हैं? वो उसी प्रोग्राम को इलीगली चलाते हैं और इस इलीगल प्रोग्राम के थ्रू अपने 2 एक्सपेरिमेंट्स, आलिया भट्ट और शर्वरी को सुपर सोल्जर्स बना देते हैं, जिन्हें वो पावर्स मिल गई जो स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका के पास होती है। यानी कि बीच सड़क पर 7-7 फुट के 10-20 आदमियों को आलिया भट्ट अकेले पीट सकती है। लेकिन भाई साहब, असली गोबर होना तो अभी बाकी था। सेकंड हाफ में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि बॉबी देओल एक्चुअली में एक पाकिस्तानी एजेंट है जो कोई 1-2 साल से नहीं बल्कि पूरे 20 साल से इंडियन आर्मी में रह रहा है। भाई साहब जो है वो कर्नल तक बन चुके हैं, सुपर सोल्जर स्पाइडरमैन बनाने का प्रोग्राम चला रहे हैं, अल्फा जैसा एक पूरा सिस्टम इंडियन आर्मी के अंदर खड़ा कर चुके हैं। और इन 20 सालों में ना रॉ को पता चला है, ना आईबी को पता चला है, ना मिलिट्री इंटेलिजेंस को पता चला है और ना एनआईए को पता चला है, जबकि बॉबी देओल की सारी हरकतें पकड़े जाने वाली हैं। बेसिकली इंडियन इंटेलिजेंस को भूतिया दिखाया गया है। पता नहीं स्क्रिप्ट मुंबई में लिखी गई है या रावलपिंडी के अंदर। और भाई साहब, इसमें कुछ और मसाला भी है। एक तरफ बॉबी देओल है, दूसरी तरफ शर्वरी जो स्पेन के अंदर स्पाई बनकर नाइकी और कैल्विन क्लीन की रील्स बनाकर शूट कर रही है। बीच बीच में दीदी जो है वो फ्रेंच फ्राइज खाते हुए एनिमी एरियाज में घुस जाती है। इसके अलावा हीरोइंस जो हैं वो बिकिनी पहनकर ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का जॉब डिस्क्रिप्शन है कि पहले बिकिनी फिर स्पाई वर्क। इसके अलावा ऋतिक रोशन का भी कैमियो है इसमें, जिसमें बंदा हाथ से बुलेट्स, गोलियां रोक रहा है। मतलब भाई साहब 2026 में स्पेशली धुरंधर के बाद जब पूरा इंडिया रियलिस्टिक स्पाई थ्रिलर कैसी होती है वो देख चुका है, वाईआरएफ अभी भी बच्चों की कॉमिक बुक वाली स्टोरीज बना रहा है। धुरंधर में तो हमजा ऑलमोस्ट अंधा होने तक हो जाता है और यहाँ पर वाईआरएफ का हीरो बंदूक से ऐसी कलाबाजी कर रहा है जैसे नुक्कड़ नाटक चल रहा हो। और भाई साहब, ये सब जानने के लिए फिल्म देखने की भी जरूरत नहीं थी, ये सब ट्रेलर देख के समझ आ गया था। फिल्म का शुरुआती सीन निकिता नाम की हॉलीवुड मूवी से कॉपी है जो दशकों पहले आ चुकी है। और भाई साहब, बाकी की कहानी जो है वो मार्वल की ब्लैक विडो से उठा ली गई है। यानी ओरिजिनलिटी के नाम पर चीजें शून्य हैं। और हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े बजट और इतने बड़े स्टार्स के होने के बावजूद कहानी हॉलीवुड की बी ग्रेड फिल्मों से चुराई गई है। अब आप लोग कह दोगे कि भाई एक फिल्म ही तो है, इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? पर यही असली खेल है। अल्फा एक फिल्म नहीं है, अल्फा एक पैटर्न का हिस्सा है। एक ऐसा पैटर्न जो वाईआरएफ पिछले 20 सालों से बड़ी सफाई से इंडियन ऑडियंस के दिमाग में बो रहा है। आप वाईआरएफ की कोई भी पिछली स्पाई फिल्म देख लो, सब में ये बस कहने को इंडियन है और पाकिस्तान को विलन की तरह दिखा रहे हैं, लेकिन रियलिटी में सारे हीरोज प्रो पाकिस्तानी हैं। हाँ। और उल्टा सेल्फ कंडीशनिंग करते हैं पाकिस्तान के पीआर के लिए। और ये भाई ये सॉफ्ट वो करते हैं ना, एक सॉफ्ट स्पॉट जनरेट करते हैं, वियर्ड सॉफ्ट स्पॉट जनरेट करते हैं फॉर पाकिस्तान फॉर सम रीजन एवरी टाइम। पता नहीं क्यों भाई, ऐसा क्या क्या है भाई, तुम्हारा कोई कनेक्शन है? क्यों करते हो तुम ऐसा? बस इस वजह से कि वो मुस्लिम है, आई गेस, आई डोंट नो।
देखिए, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी 2012 में एक था टाइगर से, और तभी से इस फ्रेंचाइज ने वो डीएनए सेट कर दिया था जो आज तक नहीं बदला है। एक था टाइगर में सलमान खान एक लॉयल रॉ एजेंट टाइगर का रोल निभा रहे थे, और कैटरीना कैफ जोया नाम की एक आईएसआई एजेंट का। पूरी फिल्म के अंदर इन दोनों एनिमीज को एक दूसरे से प्यार होते हुए दिखा दिया गया, और अंत में टाइगर ने रॉ छोड़ दी और जोया ने आईएसआई छोड़ दी, और दोनों एक साथ भाग गए। फिर 2017 में टाइगर जिंदा है आई, जिसमें टाइगर और जोया एक साथ मिलकर इराक में भारत और पाकिस्तान दोनों की नर्सिस को बचा कर लाते हैं। और इसी फिल्म का एक फेमस सीन है जहां जोया बड़ी इमोशनल होकर टाइगर को समझाती है कि पाकिस्तान भी टेररिज्म से उतना ही जूझ रहा है जितना भारत जूझ रहा है। यानी कि वाईआरएफ ने यह नैरेटिव पुश किया कि पाकिस्तान एक इनोसेंट कंट्री है जो खुद टेररिज्म का शिकार है, जबकि रियलिटी यह है कि पाकिस्तान खुद उस पूरी फैक्ट्री का ओनर है जिसने 26/11 दिया, जिसने कारगिल दिया, जिसने पुलवामा दिया पिछले साल। फिर 2019 में वॉर आई, जिसमें ऋतिक रोशन का नाम था कबीर, रॉ का सबसे टॉप एजेंट। लेकिन पूरा प्लॉट यही था कि कबीर अपने ही मेंटोर कर्नल लूथरा को गोली मार देता है, और उसके बाद रॉ उसी को ट्रेटर मानकर उसका पीछा करती है। अंत में बताया जाता है कि वो एक सीक्रेट मिशन पर था, पर ऑडियंस के दिमाग में जो बात बैठ गई वो ये बात थी कि रॉ का सबसे बड़ा एजेंट भी अपने ही मेंटोर को मार सकता है। साथ ही साथ रॉ खुद अपने एजेंट्स को नहीं समझ सकती है। फिर 2023 में पठान आ गई, और यहाँ पर गेम और साफ हो गया। इस भाई ये फिल्म तो का जो बहुत ही विलेन था चूतिया जिम, मूवी थी भाई एक्चुअली में पठान। एक एक्स रॉ एजेंट था, यानी कि रॉ का ही एक ऑफिसर जो देश के खिलाफ हो गया था। और हीरोइन का नाम था रूबिया, जो आईएसआई की एजेंट थी और पूरी फिल्म में पठान की मदद कर रही थी। और तो और भाई साहब, पठान से एक सीन के अंदर रूबिया खुलेआम कहती है कि उसने तो आईएसआई इसलिए ज्वाइन की क्योंकि उसकी मां को कैंसर था और पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज होना था उसका। मतलब आईएसआई ज्वाइन करना पाकिस्तान के अंदर एक नोबल करियर चॉइस है, बिल्कुल जैसे एनजीओ ज्वाइन कर रहे हो। और ये सब उसी इंडियन ऑडियंस के दिमाग में डाला जा रहा था जिसने वही आईएसआई देखी जिसने मुंबई पर हमला करवाया था, कारगिल में सैनिक भेजे थे, और आज भी पहलगाम जैसे अटैक्स का प्लान करती है। 2023 में टाइगर 3 आई, जिसमें फिर से टाइगर को रॉ ने ट्रेटर डिक्लेयर कर दिया, और पूरी फिल्म के अंदर टाइगर जो है अपनी लॉयल्टी को डिक्लेयर करता रह गया। फिर 2025 में वॉर 2 आई, जिसमें कबीर फिर से गद्दार बन गया। मतलब भाई साहब, ये वाईआरएफ का फॉर्मूला बन चुका है। और अब 2026 में अल्फा आ गई है, जहां पैटर्न अपने लास्ट एक्सट्रीम पर पहुंच चुका है। इस बार इंडियन आर्मी का कर्नल असल में एक पाकिस्तानी स्पाई निकला है, और रॉ का चीफ स्टूपिड निकला है। यानी कि हर वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्म का एक ही टेम्पलेट है, जिसमें इंडियन इंटेलिजेंस या तो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फिर क्लूलेस है, या फिर करप्ट है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एजेंट्स या तो जीनियस हैं, या फिर लवेबल हैं, या फिर ब्रो दैट इज द थिंग कि लोग बोल रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है तुमको, ये मूवी तो है और क्या ही फर्क पड़ रहा है। ब्रो दे आर जस्ट सॉफ्ट लॉन्चिंग दीज स्टूपिड आइडियाज, और वो चाह रहे हैं कि इसको काउंटर भी ना किया जाए। तुम निकालो मूवी निकालने से तो मना नहीं कर रहा है कोई भी, ये ऐसा चूतिया प्लॉट के साथ, बट डोंट थिंक कि लोग इसको काउंटर नहीं करेंगे। डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू जस्ट एक्सेप्ट इट। अगर काउंटर आएगा तो लाइक जब तुम इतना चूतिया प्लॉट होल के साथ मूवी बनाओगे और इतने चूतिया प्लॉट के साथ मूवी बनाओगे तो क्रिटिसिज्म मिलेगा ही मिलेगा ऑब्वियसली। धुरंधर वाज सो गुड इन कंपैरिजन टू दिस। आई नीड टू वॉच धुरंधर अगेन। मैंने इसके रिव्यू बहुत सुन लिया, मेरे को धुरंधर देखनी पड़ेगी अब अपना दिमाग साफ करने के लिए। ट्रैजिक हीरोज हैं। और भाई साहब, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, एक डिजाइन है। जब एक ही प्रोडक्शन हाउस 14 साल में 7 फिल्में बनाता है और हर फिल्म के अंदर एक ही टेम्पलेट को दोहराता है, तो इसे कोइंसिडेंस नहीं कहते हैं, इसे स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्यों एक इंडियन प्रोडक्शन हाउस 20 साल से इंडियन इंस्टीट्यूशंस को ही कमजोर दिखा रहा है। दैट इज सच अ कंसर्निंग थिंग। ही इज राइट। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। लाइक दे आर डूइंग द सेम थिंग फॉर लास्ट लाइक 15 ईयर्स, और उसमें इंडियन एजेंसीज और इंडियन पुलिस, सॉरी इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस को ही करप्ट और ये सब दिखा रहे हैं भाई लगातार। और चलो दिखा रहे, कोई बात नहीं, हमारे पोलर ऑपोजिट कंट्री को विच इज जेन्युइनली अ थ्रेट टू अस, उसको अच्छा दिखा रहे हैं 15 सालों से। 15, दैट इज इनसेन है। और अगर एक्चुअल रियलिटी इसके उल्टा है तो वाईआरएफ वो रियलिटी क्यों नहीं दिखा रहा है? देखिए, वाईआरएफ की अल्फा में एक बात बहुत क्लियर थी कि पाकिस्तानी एजेंट्स इतने जबरदस्त होते हैं कि 20 साल तक इंडियन आर्मी में कर्नल बनकर बैठ सकते हैं, और इंडियन रॉ कुछ नहीं जानती उसके बारे में। लेकिन एक्चुअल स्पाई हिस्ट्री इसके बिल्कुल उल्टा है, एक ऐसी हिस्ट्री जो बॉलीवुड कभी दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा आपको। आप जरा रविंद्र कौशिक की बात कर लो, जिन्होंने आई हर्ड अबाउट, जब धुरंधर आई थी तो मैंने इनके बारे में सुना था भाई, रविंद्र कौशिक के बारे में।
सबको लग रहा था कि ये धुरंधर मूवी इनके ऊपर बेस्ड हो गई थी, बट धुरंधर वाज सो मल्टीपल स्पाई स्टोरी का एक कंबाइंड कैरेक्टर था। बट दिस गाय वाज सच अ ग्रेट पर्सन। तो मेरे को जब मैंने ये पहली बार सुना तो मेरे को भरोसा नहीं हुआ था, मैं विश्वास नहीं कर रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, बट इट इज़ ट्रू एंड दैट इज़ द मोस्ट इनसेन थिंग। और इसके ऊपर मूवी क्यों नहीं बनी, मेरे को तो आज तक समझ ही नहीं आया भाई। पाकिस्तान में जाकर वो करके दिखाया जो वायरफ अपने 20 साल के पूरे फ्रेंचाइज के इतिहास में कभी सोच भी नहीं पाया। राजस्थान के श्री गंगानगर से आया एक नॉर्मल सा थिएटर का आर्टिस्ट जिसे 1973 में रॉ ने रिक्रूट किया था। 2 साल में उर्दू और इस्लामिक रिचुअल सिखाए थे, यहाँ तक कि खतना भी करवा कर दिया था। फिर वो नबी अहमद शकीर के नाम से पाकिस्तान गया, कराची यूनिवर्सिटी से LLB की और पाकिस्तानी आर्मी में घुस गया। वहाँ रविंद्र कौशिक मेजर बनता है, एक पाकिस्तानी लड़की से शादी भी करता है, बेटा भी होता है। और इन सब के बीच में हर हफ्ते वो भारत को कठुआ के न्यूक्लियर प्रोग्राम और पाकिस्तानी आर्मी के ट्रूप्स की मूवमेंट के बारे में सारी सीक्रेट इंटेलिजेंस भेजता रहता है। रविंद्र कौशिक की दी हुई इन्फॉर्मेशन ने अकेले 20,000 इंडियन सैनिकों की जान बचाई थी और इंदिरा गांधी ने खुद इसे ब्लैक टाइगर का टाइटल दिया था। और रविंद्र कौशिक अकेले नहीं थे, उनसे पहले मोहनलाल भास्कर थे जो 1967 में मोहम्मद असलम नाम से पाकिस्तान में घुसे थे। उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम से सीक्रेट इंटेलिजेंस को निकाला था। एक साल में 15 बार पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस किया था जब तक एक डबल एजेंट ने उनको एक्सपोज नहीं कर दिया। 14 साल पाकिस्तान के जेल्स में टॉर्चर को झेला, फिर शिमला अकॉर्ड के बाद रिहा हुए और पूरी कहानी अपनी बुक एन इंडियन स्पाई इन पाकिस्तान में लिखी। इसके अलावा सहमद खान थी जो रॉ की स्पाई थी, जिन्होंने 1971 की लड़ाई से पहले पाकिस्तानी राजी मूवी के ऊपर अरेंज मैरिज की थी। शादी करके वो रावलपिंडी गई जो पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर है और वहां पर रहते हुए वो इंटेलिजेंस निकाली जिससे भारत को ये पता चला कि पाकिस्तान का सबमरीन PNS गाजी जो है वो INS विक्रांत पर हमला करने वाला है। और इसी इंफॉर्मेशन के बेस पर PNS गाजी को पहले ही डुबो दिया गया था और 1971 की नेवल वॉर का पूरा नक्शा ही बदल दिया गया था। ऐसे ही आप भारत के करंट NSA अजीत डोवाल की बात कर लो, जिन्होंने अपने करियर के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर लाहौर और इस्लामाबाद में एक मुस्लिम बनकर गुजारे थे। वो वहां के पूरे टेरर नेटवर्क में घुसे थे और वहां की जो इंटेलिजेंस निकाली थी वो आज तक भारत के काम आ रही है। और सिर्फ यही नहीं, कश्मीर सिंह जो कि एक मामूली से किसान थे, वो मोहम्मद इब्राहिम बनकर पाकिस्तान गए थे, 35 साल पाकिस्तान की जेल में रहे थे और एक बार भी कवर नहीं तोड़ा। ऐसे ही चाहे सुरजीत सिंह हो या फिर गोपाल दास, ऐसे दर्जनों इंडिया के रॉ एजेंट्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक पहचान लेकर देश की सेवा में लगा दी है। लेकिन YRF आपको कभी नहीं बताएगा, क्योंकि इन लोगों की जो कहानी है ना, वो इंडिया को ग्लोरीफाई करती है और पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज करती है। अब YRF का दूसरा बड़ा झूठ देखिए, इनकी हर फिल्म में यही दिखाया जाता है कि इंडियन आर्मी और रॉ के ऑफिसर्स गद्दार निकल जाते हैं, अपने ही देश की पीठ में छुरा घोंप देते हैं। लेकिन एक्चुअल रियलिटीज के बिल्कुल उलट है। इंडियन ऑफिसर्स अपने ही देश के लिए पाकिस्तानी जेल्स के अंदर 30-30 साल तक सड़ते रहते हैं, पर एक बार भी अपना कवर नहीं तोड़ते। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऑफिसर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स अपने ही देश के सबसे बड़े सीक्रेट इंफॉर्मेशंस को थोड़े से डॉलर्स के लिए CIA को, नॉर्थ कोरिया को, ईरान को बेचते आए हैं। I mean, दोनों तरफ इन जनरल यही हुआ है, एक्सेप्शंस को छोड़कर। यानी अल्फा में जो कहानी दिखाई गई है, अगर वो किसी देश की है तो वो इंडिया नहीं है, वो पाकिस्तान है। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े आइकॉन। So the last review we watched was totally critical of the movie. This review we are watching is telling us what is behind the movie we should be more critical of. AQ खान की बात कर लो, ये वो शख्स है जिसे पाकिस्तान के अंदर फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है, जिसकी तस्वीर आपको हर पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक के अंदर मिल जाएगी। पर यह आदमी असल में पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ब्लूप्रिंट्स नॉर्थ कोरिया को, ईरान को, लीबिया को बेच चुका था। और पता है किस लिए? सिर्फ पैसे के लिए। और मजे की बात यह है कि बाद में उसे क्लीन चिट इसलिए मिली क्योंकि पूरी स्मगलिंग पाकिस्तानी आर्मी के इशारे पर हो रही थी। यानी पाकिस्तान में गद्दार सिर्फ एक अकेला साइंटिस्ट नहीं था, पूरी इंस्टीट्यूशन ही स्मगलर थी। फिर आते हैं शकील अफरीदी पर, पाकिस्तान के अपने डॉक्टर जिन्होंने CIA के लिए एक फेक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाकर ओसामा बिन लादेन के परिवार का DNA सैंपल इकट्ठा किया था और CIA को एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचा दिया था। यही ISI जिसे अल्फा में इतना स्मार्ट दिखाया जा रहा है, वो अपने ही डॉक्टर्स को नहीं पकड़ पाई थी और CIA ने पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी के बगल में बैठे हुए दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी को मार डाला था। 2019 में तो पाकिस्तानी आर्मी ने अपने सीनियर ऑफिसर्स को एस्पेनाइज के जुर्म में सजा दी थी। इनमें से एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे और एक सर्विंग ब्रिगेडियर, जिन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को फॉरेन एजेंसीज को बेच दिया था। मतलब पाकिस्तानी आर्मी का अपना ब्रिगेडियर अपने ही देश की न्यूक्लियर सीक्रेट्स को बाहर बेच रहा था। इसके अलावा 2010 में भी एक पाकिस्तानी शख्स CIA के ऑफिसर से इस्लामाबाद में मिला था और उन्हें पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की सीक्रेट्स को बेचने का ऑफर दिया था। और CIA ने अपने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में पाया कि
ट्रस्टेड ऑफिशियल्स लाइक बिगेस्ट नेम इन द आर्मी इतना घटिया काम कर रहे हैं भाई, छी, जेन्युइनली छी। पाकिस्तान के अंदर उनके लगभग 1 दर्जन डबल एजेंट्स थे, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी अंदर से पूरी तरीके से जर्जर है और हर तीसरा ऑफिसर किसी न किसी फॉरेन एजेंसी को अपनी लॉयल्टीज बेच चुका है। लेकिन वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स में हमें ठीक उल्टा दिखाया जाता है कि इंडिया के जो एजेंट्स हैं ना वो तो ट्रेटर हैं और पाकिस्तानी एजेंट्स हीरो हैं। एंड ये सहयोग नहीं है, एक बहुत बड़ा साइलेंट वॉरफेयर है जो बॉलीवुड चुपचाप इंडियन ऑडियंस के दिमाग में खेल रहा है। और इस साइलेंट वॉरफेयर को पहचानने के लिए हमें एक ऐसी फिल्म की जरूरत थी जो एक झटके में इस पूरे टेम्पलेट को तोड़ दे, और वो फिल्म धुरंधर के रूप में सामने आई। धुरंधर देखिए, धुरंधर को रिलीज हुए महीनों गुजर चुके हैं और आज भी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, और उसका कारण ये है कि इस फिल्म ने पहली बार इंडियन ऑडियंस को ये बताया कि असली स्पाई फिल्म क्या होती है। पर सवाल ये उठता है कि जब आदित्य धर जैसा एक अकेला डायरेक्टर इतनी सशक्त फिल्म बना सकता है, तो वाईआरएफ जैसा 50 साल पुराना प्रोडक्शन हाउस इतने बड़े बजट के साथ, इतने बड़े स्टार्स के साथ, इतने बड़े एक्सपीरियंस के साथ सारा क्यों कचरा परोस रहा है? इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि उनका इंटेंशन कभी अच्छी स्पाई फिल्म बनाना था ही नहीं। और इसका भी रीजन है, उनकी जो दुकान है ना वो उल्टे नैरेटिव से ही चलती है। वाईआरएफ के लिए मूवी बनाना असल में एक आर्ट नहीं लगता, ये सिर्फ पैसा बनाने का एक तरीका है। देखिए, उनकी मेन ऑडियंस जो है वो इंडियन ऑडियंस है, लेकिन उसको वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं क्योंकि वो ऑडियंस रिएक्ट नहीं करती है। और इसीलिए इनका असली टारगेट फॉरेन और गल्फ कंट्रीज का बॉक्स ऑफिस भी है, जहां पर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ऑडियंस। अब तो हम रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं भाई, रिएक्ट भाई, रिएक्ट छोड़ो, हो गया, मूवी नहीं देखने जाएंगे तो अब हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे, रिव्यूज बनाएंगे, इनको मुंह पे गाली देंगे भाई। इनकी फिल्मों को खूब देखती है, बस उसी ऑडियंस को खुश करने के लिए हर फिल्म के अंदर आईएसआई को ग्लोरीफाई कर देते हैं, पाकिस्तान को सॉफ्ट दिखा देते हैं और इंडियन इंटेलिजेंस को कमजोर दिखाते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली अब ये पूरी दुकान बंद होने वाली है, क्योंकि धुरंधर ने इस पूरे मास्क को उतार कर फेंक दिया है। कितना क्रेजी बात है कि एक डायरेक्टर ने सिर्फ 2 मूवीज के साथ 15 साल पुराना एस्टैब्लिश्ड फिल्म इंडस्ट्री चेंज कर दिया। क्रेजी। और इसीलिए साइलेंट वॉर अब साइलेंट नहीं रहा है, ये बिल्कुल एक्सपोज्ड वॉर है। आज बड़े लेवल पर इंडियन ऑडियंस को पता है कि पठान, वॉर, टाइगर, अल्फा जैसी फिल्में जो हैं वो एक कॉन्टिन्यूअस नैरेटिव अटैक थे जो एक पूरी स्ट्रैटेजी के तहत चलाए गए हैं। और मजेदार बात यह है कि धुरंधर के बाद ऑडियंस ने वाईआरएफ को एक मौका दिया है कि वो सुधर जाएं, अपना टेम्पलेट बदलें और प्रॉपर इंडियन सिनेमा बनाएं। लेकिन इन नासपीटों ने वो मौका भी गंवा दिया है और उसी घिसे पिटे फॉर्मूले पर अल्फा निकाल दी है। और इसीलिए अब अल्फा जो है इस पूरे प्रोपेगेंडा यूनिवर्स के ताबूत का आखिरी कील बन चुकी है। तो भाई साहब, ऐसे में वाईआरएफ के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपने स्पाई यूनिवर्स को शांति से मिट्टी में दबा दो और कोई नया यूनिवर्स बनाओ जहां ये प्रोपेगेंडा और बवासीर ना फैलाओ तुम। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या वाईआरएफ सुधर सकता है या फिर अल्फा ने वाकई इस पूरे स्पाई यूनिवर्स 15 साल पुराना एस्टैब्लिश्ड इनका एक कल्चर है जिसमें इनको पैसे मिलते हैं या फिर ये किसी तरीके से अपना काम चला लेते हैं, तो ये तो बदलने तो वाले नहीं है। द बेस्ट दे कैन डू इज जस्ट किल दिस थिंग, निप इट इन द बट तो कहाँ ही रहा, बुझाओ इसको जितना भी बच गया है एंड मेक समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, समथिंग अनरिलेटेड। लव स्टोरीज बनाओ, फैमिली मूवीज बनाओ जो तुम पहले से बनाते आ रहे हो, स्पाई यूनिवर्स छोड़ दो, रियलिस्टिक अडेप्टेशन छोड़ दो, बायोग्राफीज छोड़ दो, तुम्हारे बस की नहीं है।